वेलकम टू पुक इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो के पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पार्ट 3 अभी देख रहे हैं पहली बार, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो अपलोड की गई है यूट्यूब चैनल पर वो पहले देख ले। ये वाला जो पार्ट 3 वाला जो लेसन है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं और कमेंट्स आते रहते हैं। मैं जो वीडियोस आप लोग के लिए बनाता हूँ वो सारे के सारे आप लोगों के डिमांड के बेस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आज उन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर उनके लिए खास मैं आज पार्ट 3 वाला वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में ये सारा का सारा लेसन समराइज कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। आइए बढ़ते हैं इस लेसन के साथ। One of the dramatic Chipko actions took place in the Himalayan village of Advani in 1977. हिमालय के बारे में ऑलरेडी जिक्र किया गया है। जैसे कि हिमालय से आपको पता चलेगा कि गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट है जहां वंदना शिवा का घर है, और उसी एरिया में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में कुछ औरतें जो पेड़ों से जाकर लिपटती है और उसे चिपको मूवमेंट कहा जाता है। इस पैराग्राफ में फिर से एक बार हिमालय का जिक्र किया गया है और हिमालय का एक गांव आडवाणी, इसके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। इस गांव में एक औरत थी जो अपने पति का विरोध करती है। विरोध करने का कारण ये था कि उसका जो पति है उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था सारे पेड़ों को काटने के लिए। 1977 में ये किस्सा हुआ है जब ये औरत अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है और उसका विरोध करती है, क्योंकि उसका जो पति है वो क्या कर रहा था, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था सारे पेड़ों को काट कर बेचने के लिए। तो लेकिन ये जो विरोध करने का जो तरीका था वो काफ़ी अलग था। यहाँ पर ठीक उसी तरह से जैसे कि अहिंसा अपनाते हुए यहाँ पर भी यहाँ इस आडवाणी गांव में जो औरतें थी उन्होंने कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यहाँ पर लालटेन का इस्तेमाल किया गया था, वो भी दिन के उजाले में। दिन के उजाले में ये सारी औरतें उस जंगल में पहुँचती है जहाँ पर ये सारे लोग पेड़ काट रहे थे। जब पेड़ काटने वालों के द्वारा उन औरतों से पूछा गया कि आप लोग दिन के उजाले में लालटेन लेकर हमारे सामने आए, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि लालटेन जो है वो है नॉलेज का प्रतीक। लालटेन का मतलब होता है रोशनी और नॉलेज की रोशनी। तो वो औरतें जवाब देती है उन लोगों को और कहती है कि हम तुम्हें कुछ सिखाने आए, हम तुम लोगों को जंगल के बारे में कुछ सिखाने आए जो तुम लोगों को नहीं मालूम। जो लोग थे जो पेड़ काटने के लिए आए थे, उन्हें ऐसा भ्रम था कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें फॉरेस्ट की वैल्यू पता है कि वो फॉरेस्ट से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर दोनों अगर देखा जाए तो दोनों तरफ के जो लोग थे, ये जो औरतों का कहना था और उनका मानना था कि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जंगल है, इनसे सिर्फ हमें लकड़ियाँ हासिल नहीं होती, इनसे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हासिल होती है जो काफ़ी मूल्यवान है, जो काफ़ी कीमती है और इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। जैसे कि ऑक्सीजन, पानी, ये सारी चीज़ें बहुत कीमती हैं। ये जो लोग आए थे पेड़ काटने के लिए, ये सिर्फ पेड़ काट कर जो लकड़ियाँ उनको मिलती है, वो लकड़ियाँ बेचने के बाद जो उनके पास पैसे हासिल होते हैं, उन रुपयों को वो लोग प्रॉफिट मानते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जो औरतें थी उनके लिए प्रॉफिट का मानना कुछ और था। तो आइए बढ़ते हैं इस पैराग्राफ के साथ में और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। One of the dramatic Chipko action took place in the Himalayan village of Advani in 1977. When a village woman named बचनी देवी led resistance. Resistance का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना against her own husband who had obtained a contract to cut trees. When officials arrived at the forest, the woman held up lighted lanterns. लाइटेड लैंटर्न का मतलब जली हुई लालटेन। पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग अपने घरों में लालटेन का इस्तेमाल करते थे। आप लोगों को इस पिक्चर में आप देख सकते हो
एक लालटेन, राइट। आज ये लालटेन हमें आसपास नहीं दिखाई देती क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास मोबाइल में टॉर्च है, तो हम आज के दौर में इसका इस्तेमाल नहीं करते। Although it was a broad daylight, the forester asked them to explain. The woman replied, "We have come to teach you forestry." हम तुम्हें यहाँ पर क्या करने के लिए आए? हम तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए, कुछ बताने के लिए आए। He retorted. Retorted का मतलब होता है किसी का हंसते हुए मजाक उड़ाना। एक हंसी होती है जो प्यारी हंसी होती है, और एक और हंसी होती है जो जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं उस वक्त जो हंसना आता है हमें, और जो एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे पर होते हैं उसे कहते हैं रिटॉर्टेड। ठीक है। यू फुलिश वुमन, हाउ कैन यू प्रिवेंट ट्री? प्रिवेंट का मतलब रोकना किसी चीज से। ट्रीज बाय फेलिंग दोज हु नो द वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने बताया था, जो पेड़ काटने वाले आए थे वहां पर, जो लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था बचनी देवी के हस्बैंड को, उनके हिसाब से उनके हिसाब से ये जो औरतें हैं जो जलती हुई लालटेन लेकर सामने खड़ी है, वो सारे के सारे ना समझ है, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि फॉरेस्ट की वैल्यू क्या है। तो वो औरतों से पूछ रहा है कि तुम कैसे रोक सकते हो सारे पेड़ों को रोकने के घिरने से। ये था कि जो लोग, क्योंकि उनको लग रहा था कि औरतें सारी की सारी कमज़ोर हैं और ज़रा सा धमकाने से और डराने से वो तितर बितर हो जाएंगी या भाग जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डू यू नो व्हाट फॉरेस्ट बेयर? फॉरेस्ट बेयर का मतलब होता है कि क्या फॉरेस्ट उगाता है, जंगल क्या हमें देता है। ठीक है। यहाँ पर बेयर के बहुत सारे मायने आते हैं। एक बेयर जो भालू, इसे बेयर बोलते हैं। ठीक है। और एक बेयर का मतलब होता है इंग्लिश में सहन करना। ठीक है। और यहाँ पर जो बेयर का मतलब होता है कुछ चीज़ देना। ठीक है। दे प्रोड्यूस प्रॉफिट एंड रेजिन एंड टिम्बर। तो वो लोग क्या कह रहे थे कि आप लोग सारे के सारे ना समझो, बेवकूफ़ हो, क्योंकि आप लोगों को इसकी असल वैल्यू ही नहीं पता। हमें पूछिए कि इसकी असल वैल्यू क्या है, तो वो कहते हैं कि ये जो जंगल है ये हमें टिम्बर यानी लकड़ियां देती है बहुत सारे। रेजिन एक टाइप का गम जैसा गोंद जिसे रेजिन बोलते हैं। एंड टिम्बर, दे प्रोड्यूस प्रॉफिट एंड रेजिन एंड टिम्बर। हमें क्या देते हैं? मुनाफा देते हैं, हमें गोंद देते हैं और हमें लकड़ियां, बहुत सारी लकड़ियां देते हैं। द वुमन सैंग बैक इन कोरस। कोरस का मतलब सारे औरतें एक साथ जब कोई बोलते हैं, जब सारे के सारे एक साथ गाते हैं उसे कोरस बोलते हैं हम लोग। ठीक है। व्हाट डू द फॉरेस्ट बेयर? अब बारी आई थी औरतों की उनको जवाब देने की, तो वो पूछ रही है, आप हमें पूछ रहे हो? औरतें उनसे बोलती है, आप हमें पूछ रहे हो कि फॉरेस्ट क्या क्या देता है? ऐसी औरतें जो ऑलरेडी वहाँ पर रहने वाली औरतें हैं, जो उन जंगलों में उन पेड़ों के बीच रहने वाली औरतें हैं, अब हमें ही पूछ रहे हो कि फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं? तो सुनो, फॉरेस्ट हमें क्या देते? हमें जंगलों से मिट्टी, पानी और फ्रेश एयर, प्योर एयर, ये मिलता है हमें। सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर। सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर 2 बार उन्होंने कहा है। ये 2 बार इन्होंने इसलिए कहा है, ये बताने के लिए कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। सस्टेन द अर्थ। सस्टेन मतलब हमारी धरती को बचाए रखो, संभालो। एंड ऑल शी बेयर्स, और जो भी कुछ धरती हमें दे रही है उसे संभाल के रखो। आज क्या हुआ है कि हम लोग जो चीज़ें हमें इस ज़मीन से मिलती हैं, हम उसे इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि उन चीज़ों के ऊपर पूरा हक है। यहाँ पर एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ। जो पेट्रोल हमें मिलता है वो काफ़ी लाखों सालों के बाद बनता है, जिसे फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। बियॉन्ड मोनोकल्चर्स। चलिए, बियॉन्ड मोनोकल्चर्स का मतलब क्या है समझ लेते हैं आप इससे। मोनोकल्चर्स का मतलब होता है एक ऐसी
आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि एक ही तरह के जो फसल उगती है उसे मोनोकल्चर बोलते हैं। जो किसान होते हैं वो एक से ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करते हैं एक ही ज़मीन पर। जैसे कि फ़र्ज़ करो अगर गेहूँ उगाया हो तो गेहूँ के साथ साथ वो चना उगाएंगे, या गेहूँ के साथ साथ कोई और ऐसी फसल उगाएंगे जिससे क्या होगा कि एक साथ दो फसलें एक ही साल में हमें मिल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोनोकल्चर्स का मतलब होता है कि एक ही तरह की फसल को उगाना, उसे कहते हैं मोनोकल्चर्स। मोनो का मतलब होता है एक, और कल्चर का मतलब होता है कोई चीज़ उगाना। ठीक है, बियॉन्ड मोनोकल्चर्स। फ्रॉम चिपको आई लर्नड अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी बेस्ड लिविंग इकोनॉमीज। चिपको से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। किसने सीखी? वंदना शिवा ने। वो जैसे कि वो पहले ही वो टाइटल का मतलब ही ये होता है कि फॉरेस्ट से या जंगलों से उसने जो कुछ भी सीखा। राइट। हैज़ आई लिविंग इकोनॉमिक्स का यहाँ पर मतलब होता है जैसे कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है जो जानदार है, जैसे कि पेड़ पौधे जानवर, इनको बेचने के बाद जो पैसे हमें मिलते हैं, राइट, अभी ये सारे के सारे लिविंग है। और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पैसा। ठीक है, जब आप पेड़ को बेचोगे, उसका कोई भी हिस्सा बेचोगे, राइट, या ऐसा कोई जानवर परिंदा बेचोगे तो उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिविंग इकोनॉमिक्स कहा गया है। आई बात समझ में? द प्रोटेक्शन ऑफ बोथ हैज़ बिकम माई लाइफ्स मिशन। प्रोटेक्शन ऑफ बोथ, किसकी प्रोटेक्शन की बात चल रही है यहाँ पर? बायोडाइवर्सिटी और लिविंग इकोनॉमिक्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पर जो पेड़ पौधे और जानवर एक ही इलाके में जब साथ में रहते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे। कर्नाटक में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स है, राइट, जहाँ पर ऐसा इलाका जहाँ पर सारे जानवर, अलग अलग तरह के जानवर जब एक साथ जंगल में रहते हैं या आसपास पेड़ पौधों के आसपास रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। राइट, तो अब ये उसकी वंदना शिवा की ज़िंदगी का मकसद बन गया था कि वो पेड़ पौधे जानवरों को बचाए। ठीक है, Has I described in my book Monocultures of the Mind, the failure to understand biodiversity and its many functions. उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मोनोकल्चर्स ऑफ द माइंड। उस किताब में उन्होंने सब कुछ बताया बहुत ही डिटेल में कि कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी यानी जंगलों का जो वैल्यू है, जंगलों के जो महत्व है वो हम भूल गए, और हम and its many functions is at the root of the impoverishment of nature and culture. देखो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारा ट्रेडिशन, हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसे भूल रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू किया है, राइट, और हम अपना हिंदुस्तानी कल्चर और जो ट्रेडिशन है वो भूल रहे हैं, संस्कृति भूल रहे हैं, राइट। पुराने ज़माने में लोग पेड़ पौधों को संभाल के रखते थे और पूजा करते थे पेड़ पौधों की। उनको एक ऐसा स्थान दिया गया था कि एक होली काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया था। आज भी आप देखोगे बनियन ट्री, बड़ का झाड़ बोलते हैं हम लोग, तो बड़ के झाड़ को आज भी पूजा जाता है, पीपल के झाड़ को आज भी पूजा जाता है, राइट। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उनको एक स्थान दिया गया है इंडिया में, इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर में इसे एक स्थान दिया गया है। इसलिए आज आप देखोगे तो बर्ड के झाड़ को और पीपल के झाड़ को कभी काटा नहीं जाता, राइट। तो आज वो धीरे धीरे हम लोग वो कल्चर को भूल रहे हैं और पेड़ पौधे काटना शुरू कर रहे हैं, राइट। द लेसन्स आई लर्नड अबाउट डाइवर्सिटी इन द हिमालयन फॉरेस्ट आई ट्रांसफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन आवर फार्म्स। वो कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने सीखा है अभी जंगलों से, जो भी वैल्यूज़ मैंने सीखी है, जो भी चीज़ें मैंने सीखी है जंगलों से, वो मुझे ट्रांसफ़र करनी है, वो मुझे अमल में लाने हैं। किस में अमल लाना है? जब मैं इसका इस्तेमाल, इस नॉलेज का इस्तेमाल जब मैं खेतों में करूँगी तो मुझे काफ़ी प्रॉफिट हासिल होगा। तो वो चाहती है कि अब मैं जो कुछ भी उसने फॉरेस्ट से या जंगलों से सीखा है उसे इस्तेमाल करे, उस नॉलेज को फार्म में इस्तेमाल करे, यानी खेतों में इस्तेमाल करना शुरू करें। आइए देखते हैं कि क्या नॉलेज उसने हासिल की है जो वो फार्म में, यानी
खेतों में इस्तेमाल करना चाहती है। आई स्टार्टेड सेविंग सीड्स फ्रॉम फार्मर्स फील्ड and then realized we needed a farm for demonstration and training. Thus, Navdanya Farm was started in 1994 in the Doon Valley, located in the lower elevation Himalayan region of Uttarakhand province. यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि नवधान्य फार्म जो वंदना शिवाय ने बनाया था, अब उसे ना ये जो नॉलेज को आगे बढ़ाना था, लोगों तक ये नॉलेज को पहुंचाना था, उसके लिए उसे बहुत ही बड़ी पैमाने पर ज़मीन चाहिए थी, जो उसे हिमालय के कुछ पायते में, यानी जो हिमालय पहाड़ होता है उसके पायते में, उसकी नीचे तरफ एलिवेशन मतलब नीचे की ओर, हिमालय की जो शुरुआत जो जहाँ से होती है ना, उसे एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस इलाके में नवधान्य फार्म को स्टार्ट किया गया था 1994 में, और वो इलाका जो था, वो इलाके को डून वैली कहते हैं। राइट, ये डून वैली कहाँ थी? उत्तराखंड, आज का जो उत्तराखंड स्टेट है वहाँ पर हिमालय ऑलरेडी है, हिमालय पहाड़ है। ठीक है, और उस इलाके में डून वैली है, वहाँ पर नवधान्य फार्म को स्टार्ट किया गया था। अब नवधान्य फार्म का मकसद ये था कि वो क्या करती थी, वो चाहती थी कि उसके नवधान्य फार्म में हर तरह के बीज मौजूद रहे, इसीलिए वो सारे फार्मर्स के पास जाती थी और वहाँ से अलग अलग तरह के बीज लाकर जमा करती थी, ताकि जब भी कोई ऐसा फार्मर आए नवधान्य फार्म में और उस तरह की वैरायटी की अगर बीज की ज़रूरत हो तो वो उसे दे सके। टुडे वी कंजर्व एंड ग्रो, कंजर्व का मतलब जमा करना, एंड ग्रो 630 वेराइटीज़ ऑफ राइस। उस नवधान्य फार्म में आज की दौर में 630 तरह के चावल मौजूद हैं। अब इमेजिन करो, आप अपनी लाइफ में कितने तरह के चावल खा चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 तरह के चावल आप गिना सकते हो, जैसे कि बासमती चावल हो गया, फिर कोलम राइस, फिर जीरा राइस, जो राशन के जो चावल मिलते हैं वो अलग, राशन के चावल जो मिलते हैं वो, फिर इंद्रायणी चावल, इस तरह के 6 से 8 तरह के चावल आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खाए होंगे। लेकिन यहाँ पर 630 तरह के चावल उन्होंने जमा करके रखे थे। अलग अलग फार्मर्स के पास जाकर उन्होंने उतना जमा किया। राइट, ये बहुत बड़ी बात है। वैराइटीज़ ऑफ व्हीट, 150 तरह के गेहूं के दाने, गेहूं के बीज, एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर स्पीशीज़, और कुछ और अलग अलग तरह के जो बीज, अलग अलग धान के अलग अलग बीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वी प्रैक्टिस एंड प्रमोट अ बायोडाइवर्सिटी इंटेंसिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग दैट प्रोड्यूसेस मोर फूड एंड न्यूट्रिशन पर एकड़। अब वो जो देखो, वर्गीस कुरियन और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल के ज़माने में। ये कब स्टार्ट हुआ तो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन कुछ बीज इस तरह से तैयार किए गए थे, हाइब्रिड बीज हम कहते हैं उसे। उन हाइब्रिड सीड्स का काम ये था कि कम से कम बीज अगर एक दाना बोया जाए तो उस एक दाने से काफ़ी ज़्यादा उपज हासिल हो। ठीक है, ये मकसद था हाइब्रिड सीड्स की। और दूसरी बात, ये इम्पोर्टेंट चीज़ हाइब्रिड सीड्स की ये थी कि जो समय लगता है ना एक बीज को पौधा बनने से लेकर एकदम पूरा दाने वगैरह सब आने तक, ठीक है, वो कम किया जाए। नॉर्मली क्या होता है आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोगों को कम से कम 9 महीने लगते थे वो पेड़ पौधों को बड़ा करने में, वो फसल को पैदा करने में। ठीक है, कम से कम 10 से 1 साल तो लगते थे। ठीक है, लेकिन आज कैसा हुआ कि ये हाइब्रिड सीड्स की वजह से आज 3 महीने में आप देखोगे कि ज्वार का पूरा फसल उग जाती है और काटने के लिए तैयार हो जाती है। उसी तरीके से हमारी लैंग्वेज में बरना ऐसा कहते हैं उसे। राइट, एक टाइप का वो सीड होता है, सीड्स होते हैं एक टाइप के, एक सीड चने जैसे हम लोग खाते हैं ना। आजकल जो चना, बरने और घेवड़ा और अलग अलग टाइप के जो सीड्स आते हैं जिसे हम सूखा सालना वगैरह बना के खाते हैं,
वो आजकल 40 दिन में उग जाते हैं और काटने के लिए भी, और आप लोग उसको पका के खा भी सकते हो। लेकिन पहले कैसा था, 4 महीने लगते थे उस बरने के फसल को उगने तक, ठीक है। तो द कंजर्वेशन, अब यहाँ पर जो वंदना शिवा का जो इंटेंशन था वो था कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हासिल किया जाए। दाना मजबूत रहेगा तो फसल भी अच्छी उगेगी, ठीक है। The conservation of the biodiversity is therefore also the answer to the food and nutrition crisis. और दूसरी चीज़, the conservation of the biodiversity, हमें अपने जो इलाका है, जो जंगल है, पेड़ पौधे, इसे संभाल के रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर पेड़ पौधे, फसल वगैरह ख़राब हो जाए तो इससे हमें अनाज में काफ़ी मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। अनाज हासिल करने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती है, ठीक है। खाने की कमी हो सकती है। न्यूट्रिशन क्राइसिस, जब लोगों को खाना अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, जब अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे तो उससे क्या होगा, उनका न्यूट्रिशन लेवल कम होता जाएगा, ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जो आदमी को या इंसान को ताकत हासिल करने के लिए जो खाना ज़रूरी है, अगर वैसे खाना अगर नहीं मिले तो नवधान्य, द मूवमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट आई स्टार्टेड इन 1987 इज स्प्रेडिंग. So far, we have worked with farmers to set up more than 100 community seeds banks across India. अब देखो, नवधान्य फार्म 1987 में जब देखो ये नवधान्य फार्म तो 1987 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसकी जो कॉन्सेप्ट था, इसका जो सोच थी, इसकी जो नींव जो डाली गई थी, ये 1987 में स्टार्ट की गई थी। वंदना शिवा का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो भी फार्मिंग करे, यानी कि जैसी भी फार्मिंग करे, जैसी भी खेती बाड़ी करे, वो बिना केमिकल के, बिना फर्टिलाइजर्स के करे। आज के दौर में देखोगे कि जो हमारे किसान भाई है वो क्या करते हैं, ज़्यादा फसल उग जाए और ज़्यादा उपज मिले, ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इसीलिए वो अलग अलग टाइप के टॉनिक्स, दवा, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं अपने पेड़ों पे और तरह तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंसान को काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, हेल्थ वाइज बोल सकते हो। जब इस तरह के फर्टिलाइजर्स का इस तरह के जो फसल जिसका फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके या तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करके जब हम लोग वो खाते हैं और हमारे शरीर में वो खाना जाता है तो उससे हमें काफ़ी मुश्किल होती है। हमें अलग अलग टाइप की बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारी हो सकती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ज़माने में उसे अपनाया गया था जब लोग गोबर का इस्तेमाल करते थे, गोबर खत बोलते हैं। तो लोग अक्सर क्या करते थे, अपने घरों के सामने, गांव साइड में घरों के सामने खड्डा खोदते थे और वो खड्डे में जितना भी गोबर जमा होता था दिन भर का, वो जाके डालते थे उसमें, ठीक है। और साल के लास्ट में वो क्या करते थे, वो सारा गोबर को जमा ले जाकर वो अपने खेतों में डालते थे। तो ये गोबर मैन्यूर बोलते हैं, इसको गोबर खत बोलते हैं। आज वो प्रथा कई इलाके में अब जाने लगी है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अभी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया, डीएपी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि तो इंसान को तो ज़मीन तो ख़राब होती है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी यानी ज़मीन की जो ताकत होती है फसल उगाने की, वो तो कम्प्लीटली नष्ट होती है। लेकिन साथ साथ जो फसल इस तरह से उगाई गई जो हम खाते हैं, इससे हमें भी परेशानी होती है, हमें भी कैंसर जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो वंदना शिवा ने ये सोचा था कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगी, यानी बिना किसी केमिकल के। लोगों का ऐसा मानना है, जो किसान वगैरह जो होते हैं ना, इनको अगर आपको बोलोगे कि क्या 1 एकड़ में 100 क्विंटल फसल उगा सकते हैं, तो जो किसान होंगे वो तो ऑब्वियसली ये कहेंगे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि 1 एकड़ में 100 क्विंटल उगा सके। तो वंदना शिवा ने ये साबित करके दिखाया कि बिना किसी फर्टिलाइजर्स के, बिना किसी केमिकल के, सिर्फ अपने जो तौर तरीके को बदलने के बाद 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हासिल कर सकते हैं। ये मकसद था नवधान्य फार्म का कि वो जो फार्मर्स है उनको सिखा सके कि कैसे फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब फार्मिंग करनी भी एक कला है। सबसे पहली बात, जैसे कि मेरे डैडी बोलते हैं कि फार्मिंग कोई भी नहीं कर सकता,
फार्मिंग करने के लिए काफ़ी दिमाग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आदमी को अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमें जब फसल उगाते हैं तो ये देखना होता है कि फसल सही समय पर उगाई जाए। हमें वातावरण का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ज़मीन की ताकत का ख्याल रखना पड़ता है, पानी का ख्याल रखना पड़ता है कि कितना पानी देना चाहिए, ज़्यादा पानी देना चाहिए, कम पानी देना चाहिए। और जो क्लाइमेट का भी, ठंडी का क्लाइमेट हो, गर्मी का क्लाइमेट हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें फसल को उगानी चाहिए, ताकि वो जो फसल हो वो अच्छी तरह से उग सके। ये हर किसी का बस की बात नहीं। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। सो फार वी वर्कड विद फार्मर्स टू सेट अप मोर देन 100 कम्युनिटी सीड बैंक्स अक्रॉस इंडिया। अब ये जो नवधान्य फार्म है इतना फ्लरिश हुआ कि 100 इस तरह के नवधान्य फार्म पूरे इंडिया में हर तरफ फैलने शुरू हो गए। वी हैव सेव्ड मोर देन 3000 राइस वेराइटीज़। अब 630 टाइप की जो राइस वेराइटीज़ थे, जैसे कि मैंने बताया था, वो ही डून वैली के हिमालय में मौजूद थे। लेकिन जब अब ये नवधान्य फार्म के जो ब्रांचेस अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पर फैलने लगे, तो जहाँ जहाँ अलग अलग टाइप के जो सीड्स मौजूद थे वो सारे सीड्स आकर नवधान्य फार्म में जमा होने लगे। तो इस तरह से 630 राइस से 3000 अलग अलग टाइप के राइस, यानी 3000 टाइप के चावल को जमा किया गया। वी ऑल्सो हेल्प फार्मर्स मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स and chemical based monocultures to biodiverse ecological systems nourished by the sun and the soil। यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है कि आजकल के जो लोग हैं ना, आजकल के जो फार्मर्स है, वो क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है पेट्रोल और डीजल। फार्मिंग में आप लोग सोचोगे कि पेट्रोल का इस्तेमाल करके कैसे कोई फसल उगा सकता है। यहाँ पर देखो एक बात समझ में आती है कि ट्रैक्टर अगर चलाना हो, हमें आजकल क्या हो रहा है कि लोग बैल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी, ठीक है, खेतों में बैल वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, बैल की जगह पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ट्रैक्टर को चलाना हो तो पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स बर्बाद हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है ट्रैक्टरों को चलाने के लिए। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग बैलों का इस्तेमाल करते थे, तो बैलों को तो पेट्रोल पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनको सिर्फ चारा देने की ज़रूरत होती थी, और चारा तो बड़े पैमाने पे आसपास मिलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, हम अपने जेब से खर्चा डाल रहे हैं पेट्रोल का, राइट। सो और केमिकल बेस्ड मोनोकल्चर, और केमिकल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ये जो बैल वगैरह थे ये काफ़ी ज़रूरतमंद थे ये हमारे लिए, यानी कि हमें इनकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। ये बैल तो सबसे पहला खेतों में काम तो करता था, लेकिन साथ ही साथ वो फर्टिलाइजर्स भी देता था हमें। कैसे, जब वो गोबर वगैरह देता था, वो गोबर का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे, राइट। तो वो क्या कह रहे कि मुझे ये जो बदलाव लाना है, जो किसान फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये सारे के सारे किसान जो है वो फिर से एक बार अपनी जो पुरानी संस्कृति थी बैलों को लेकर, और गोबर वगैरह जो गोबर गैस और इस तरह के जो इस्तेमाल करते थे, वो फिर से वापस से अपनाना शुरू करें। मोनोकल्चर्स टू बायोडाइवर्स इकोलॉजिकल सिस्टम नरिश्ड बाय द सन एंड सॉइल। अब नरिशमेंट का मतलब होता है कि पोषण, जो फसलों को पोषण देने होती है, वो आजकल जो फार्मर्स है वो ये उनका एक गैर समझ है। वो ये समझते हैं कि अगर हम केमिकल और फर्टिलाइजर्स फसल को देंगे तो फसल बहुत अच्छी तरह से उगेगी, लेकिन ऐसा मानना गलत है, क्योंकि फसल को सिर्फ केमिकल की ज़रूरत नहीं होती। फसल उगती है अच्छी तरह से जब उनको सनलाइट मिले, सूरज की रोशनी मिले, और पानी मिले और हवा मिले, बस पानी और हवा मिले, बस इतना ही काफ़ी है एक फसल को उगने के लिए। बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिन माई टीचर ऑफ अबंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल गिविंग। देखो बायोडाइवर्सिटी जो है, वंदना शिवा ने ये जो इलाका था, जंगलों का इलाका था, उसे अपना टीचर बनाया, और वहाँ से उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखी, और उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी। जो क्वालिटीज़ उन्होंने सीखी वो है अबंडेंस यानी बड़े पैमाने पर, फ्रीडम यानी आज़ादी, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना, मेलजोल, एंड म्यूचुअल गिविंग यानी जब आप किसी से लेते हो तो आपको देना भी ज़रूरी है, ठीक है, लेन देन, ठीक है।
तो ये हो गया, ये जो आज का पैराग्राफ ख़त्म हो गया। मिलते हैं फिर से एक बार नए पार्ट के साथ।